अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है चैप्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वो है रोम। लास्ट टाइम आपको पता है हमने रैम देखा था और रैम की टाइप्स हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने डी रैम और एस रैम को डिस्कस किया था। तो आज हमने रोम स्टार्ट करना है और नेक्स्ट हमने इसे डिटेल में देखना है कि रोम की कौन सी टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, और हमने कैश मेमोरी को डिटेल में देखना है कि कैश मेमोरी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना लेक्चर। टॉपिक है व्हाट इज रोम, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से भी क्लियर है रोम के कि रोम हमारे पास होता है रीड ओनली मेमोरी। द इंस्ट्रक्शंस इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज। हमने रैम का देखा था कि रैम वोलेटाइल मेमोरी थी, रैम हमारे पास रीड एंड राइट मेमोरी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, ओवरव्यू दे दूं अगर, कि रैम में हमने कहा था कि रीड मेमोरी भी है, राइट मेमोरी भी है, और रैम वोलेटाइल है। जैसे ही पावर ऑफ होता है हमारा सिस्टम, तो रैम में जो भी कंटेंट्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। आप कह लें वो रैम एम्प्टी हो जाती है, वॉश अवे हो जाते हैं हमारे कंटेंट्स जब रैम को पावर नहीं मिलती, जब सिस्टम पावर ऑफ कर दिया जाता है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो नेक्स्ट टाइप है हमारी रोम रीड ओनली मेमोरी, ये हमारे पास राइट मेमोरी नहीं है रैम की तरह। ये डिफरेंस है इसका और रोम का कि ये जस्ट रीड ओनली मेमोरी है, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस डेटा रीड किया जाता है कंप्यूटर में और यहाँ राइट कुछ भी नहीं किया जाता। द इंस्ट्रक्शन इन द रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज। रोम में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंप्यूटर को प्रिपेयर करती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्टोरी बता दूं थोड़ी सी, तो स्टोरी इस तरह से है कि हमारे पास अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ हो जाता है, रैम वॉश अवे हो जाती है, रैम वोलेटाइल है, तो हमारे पास अगेन जब सिस्टम ऑन होता है तो किस तरह से होता है। या अगर कभी आपने ये सोचा हो कि जब हम पावर ऑन करते हैं तो सिस्टम कैसी चीज है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही प्रिपेयर हो जाता है, हमारे लिए रेडी टू वर्क हो जाता है, खुद ही रेडी टू वर्क नहीं होता। सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के बगैर सिस्टम कुछ भी नहीं करता, कोई चीज वो अपनी मर्जी से नहीं करता। तो ये जो हम पावर जो ही ऑन करते हैं, अपने सिस्टम की बटन ऑन करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं अपने कंप्यूटर को, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे सिस्टम में जो सिस्टम को क्या करती हैं, रेडी करती हैं। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जब सिस्टम ऑन किया हो तो आपने देखा होगा, सुना होगा, कुछ वॉइसेस आपने सुनी होंगी, कुछ बीप्स सुनी होंगी, आपकी स्क्रीन फ्लिक कर रही होती है, कुछ लाइन वगैरह उस पर आ रही होती हैं, फैन ऑन हो जाता है सिस्टम का और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो काम करना एडवांस स्टार्ट कर देती हैं। तो इनको आपने थोड़ा सा जज किया होगा कभी आपने जब सिस्टम ऑन किया हो, लैपटॉप ऑन किया हो। तो ये चीजें, ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलती हैं सिस्टम को? ये सिस्टम को इंस्ट्रक्शन सारी की सारी रीड ओनली मेमोरी से मिलती हैं और यही वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो सिस्टम को रेडी करती हैं फॉर यूज। These instruction can only be read but cannot be changed or deleted। तो ये इंस्ट्रक्शंस चूंकि सिस्टम को रेडी करती हैं वर्क के लिए, सिस्टम को रेडी करती हैं यूज के लिए, इसलिए इन इंस्ट्रक्शंस को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि ना तो इन्हें कोई चेंज कर सके और ना ही इन्हें डिलीट किया जाए। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि रैम को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया कि ये ये रीड ओनली मेमोरी है, यहाँ कुछ राइट नहीं किया जा सकता, ना ही इससे कुछ डिलीट किया जा सकता है। It is not possible to write new information or instruction into the ROM। ROM में ये मुमकिन नहीं है कि न्यू इंस्ट्रक्शंस या न्यू इंफॉर्मेशन यहाँ राइट की जा सके। That's why it is also known as read only memory। इसी वजह से इसे read only memory कहा जाता है। ROM stores data and instruction permanently। ROM हमारे पास डेटा और इंस्ट्रक्शन, जो भी ROM में डेटा है या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो परमानेंटली रहेंगी, चाहे हम इसे पावर सप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब पावर सप्लाई होगी तो इंस्ट्रक्शंस को ROM एग्जीक्यूट करेगी और जब आप
कट ऑफ कर देंगे, पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो फिर वो इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही रहेंगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, लेकिन वो हमारे पास डिलीट भी नहीं होंगी रोम में से। When the power is switched off, the instructions stored in ROM are not lost. That's why ROM is known as non-volatile memory, क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शंस गायब नहीं हो जाती, उड़ नहीं जाती, डिलीट नहीं हो जाती, इस वजह से ही ROM को non-volatile memory कहा जाता है। The information in ROM is stored by the manufacturer। अब ये बात आ गई कि अगर इंस्ट्रक्शंस को डिलीट भी नहीं किया जा सकता, चेंज भी नहीं किया जा सकता, तो भाई ये इंस्ट्रक्शंस आई कहाँ से या किसने ये इंस्ट्रक्शंस डाली। तो ये चीज इस पॉइंट में क्लियर कर दी गई है कि हमारे पास क्या है, रोम में इंस्ट्रक्शंस मैन्युफैक्चरर ने डाली है। दैट मीन्स जिस कंपनी ने वो रोम बनाई है, जिस सिस्टम की रोम बनाई गई है, उसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी ने उसमें वो क्या डाली है, इंस्ट्रक्शंस डाली हैं। When the computer is switched on, जब कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है, the instructions in ROM are automatically loaded into the memory of computer। तो इंस्ट्रक्शंस जो भी हमारे पास होती हैं ऑटोमेटिकली लोड हो जाती हैं कंप्यूटर मेमोरी में। जैसे ही हमारे पास आप सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं, रोम की इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली लोड हो जाती हैं। ये था हमारा रोम का इंट्रोडक्शन, या रोम क्या है, या रोम में कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कौन डालता है। नेक्स्ट हमारे पास है रोम की टाइप्स। रोम की हमारे पास यहाँ 3 टाइप्स डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट वन इज PROM। PROM stands for Programmable Read Only Memory। PROM हमारे पास है Programmable Read Only Memory। This form of ROM is initially blank। कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इस तरह की रोम इनिशियली मतलब स्टार्ट में, बिगिनिंग में वो ब्लैंक होती है, खाली होती है। द यूजर और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डेटा एंड प्रोग्राम्स ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। और यूजर या जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है वो डेटा या प्रोग्राम्स को इस पर राइट करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डिवाइसेस। कुछ खास डिवाइसेस होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ डिवाइसेस आप कह लें होती हैं, जिनकी हेल्प से रोम पे राइट किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को। इनिशियली जो हमारे पास PROM होती है वो ब्लैंक होती है। द यूजर कैन राइट डेटा इंस्ट्रक्शन ऑन इट ओनली वंस। और जिसने भी उसे यूज करना है, किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी ने उसे यूज करना है, किसी डिवाइस में अगर रोम लगानी है, तो मैन्युफैक्चरर कंपनी जरूरी नहीं है कि वो रोम भी खुद ही बिल्ड कर रही हो, मे बी वो सिस्टम के पार्ट्स डिफरेंट कंपनी से ले रही हो और एक सिस्टम असेंबल करके हमें सप्लाई कर रही हो। तो ये हमारे पास रोम जब ली जाएगी इनिशियली, जो PROM है, तो वो क्या होगी, ब्लैंक होगी, और इस पे इंस्ट्रक्शंस राइट की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डिवाइसेस, एंड इंस्ट्रक्शंस कैन बी रिटन ओनली वंस। एक बार ही इंस्ट्रक्शंस इस पे लिखी जाएंगी। इफ देयर इज एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई भी एरर आता है इन इंस्ट्रक्शंस को राइट करने में, कोई आपको मिस्टेक हो जाती है आपसे कोई भी, द एरर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम PROM। और PROM में ये फैसिलिटी है नहीं है कि आप उससे एरर रिमूव कर सके। द चिप बिकम्स अनयूजेबल। तो ये हमें पता है कि रैम और रोम ये चिप्स होती हैं, ये चिप बनी हुई होती है एक, जिसे हम रैम कहते हैं या रोम कहते हैं। तो ये चिप अनयूजेबल हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, जाया हो जाएगी आपकी ये चिप, इन केस अगर कोई एरर हो जाता है इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रोम की फर्स्ट टाइप PROM। नेक्स्ट है हमारे पास EPROM। EP स्टैंड्स फॉर अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM से मुराद है, EPROM किसके लिए स्टैंड करती है, हमारे पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारे पास आ जाती है। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक। तो ये भी जो हमारी रोम की फॉर्म है EPROM, ये भी इनिशियली ब्लैंक होती है। दिस फॉर्म ऑफ रोम initially blank. The user or manufacturer can write data and programs on it using special devices. ये दोनों चीजें PROM की और EROM की सेम है। Both will be initially blank. दोनों स्टार्ट में ब्लैंक होंगी, और यूजर या मैन्युफैक्चरर जो भी मीन्स उनको परचेज करेगा स्टार्ट में, या फिर जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है अगर वो परचेज करती है, या कोई
यूजर उन्हें उसको परचेज करता है ईपी रोम को, तो वो इनिशियली ब्लैंक होगी, और एक बार जब उस पर डेटा लिखा गया वो किसकी हेल्प से लिखा जाएगा? स्पेशल डिवाइसेस की हेल्प से। द डेटा इन प्रोग्राम रिटन ऑन इट कैन बी इरेज्ड। देखिए ये ईपी रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, तो जो उस पर एक बार डेटा लिखा जाएगा वो इरेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डिवाइसेस। इसके लिए फिर अलग से कोई स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होंगी, एंड अल्ट्रा वायलेट रेज, और कौन सी रेज को यूज करके? अल्ट्रा वायलेट रेज को यूज करके। ये स्पेशल रेज होती है, हमारी वेव्स की एक टाइप्स है, टाइप है, इसको यूज करते हुए हमारे पास और स्पेशल डिवाइसेस की हेल्प से ईपी रोम से जो भी इंस्ट्रक्शन राइट की गई है वो इरेज की जा सकती है। द यूजर देन कैन राइट न्यू प्रोग्राम इट, और फिर जो भी उसको इस्तेमाल करने वाला है या जो भी कंपनी उसको यूज करने वाली है अपनी किसी डिवाइस में, अपने पीसी में, लैपटॉप में, फोन में, जहां भी वो यूज की जानी है ईपी रोम, उसको वो इरेज कर सकती है। लेकिन इनिशियली ये भी ब्लैंक मिलेगी, उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी और अगर चाहे तो इरेज कर सकते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास ईईपी रोम, electronically erasable programmable read-only memory. In this memory, user can erase and write instructions with the help of electrical pulse. क्या है हमारे पास? Electrical pulse. हमारे पास इसकी मदद से, इलेक्ट्रिकल पल्स की मदद से, आप कह लें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक वेव्स की हेल्प से क्या होगा? इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से डेटा को इरेज किया जा सकता है। इफ देयर इज एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, अगर कोई एरर आ जाए जब इंस्ट्रक्शंस लिखी जा रही हैं, द यूजर कैन इरेज द कंटेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। मीन टू से इज के ईपी रोम में अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से इरेज किया जाता था अगर कोई एरर आ जाए, और ईईपी रोम में इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की हेल्प से, मीन इलेक्ट्रिकल पल्स की हेल्प से इरेज किया जाएगा। द कंटेंट ऑफ ईईपी रोम कैन बी मॉडिफाइड इजीली, और आसानी से इसके कंटेंट को भी, जो भी इंस्ट्रक्शंस इस पर राइट की हुई हैं वो मॉडिफाई की जा सकती हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ जानी चाहिए कि पी रोम में अगर हमारे पास ये परमानेंट है, आप कह लें एक तरह से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, वंस instruction has been written, you cannot modify them, you cannot delete them or remove them. Or EPROM or EEPROM, in case of any error, in case of a mistake, you can rewrite or you can delete the old contents and you can rewrite new content. Okay, ये difference है इनका, और सारे के सारी जो हैं वो हमारे पास रोम की टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिफरेंस एस रैम वर्सेस डी रैम और रैम वर्सेस रोम। तो एस रैम और डी रैम को हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में देखा था। मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप एस रैम और डी रैम को समझ लें। ऑटोमेटिकली वही चीजें कंपेयर की जा रही हैं इनके डिफरेंस में। रैम और रोम हमारा अभी का टॉपिक है, रोम तो हम इसको कंपैरिजन को देख लेते हैं। रैम टेम्परेरी मेमोरी है, रोम हमारे पास परमानेंट है। रैम कंटेंट कैन बी changed or deleted, but the instructions of ROM cannot be changed or deleted. हमने अभी कहा कि रोम के आप क्या कंटेंट्स को चेंज नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते। जो हमने बात की कि इरेज हो सकता है या नहीं इरेज हो सकता है, वो इन केस कि जब इनिशियली आप उसको लेते हैं, आपने किसी डिवाइस में यूज करना है, तो उस टाइम की यहाँ डिस्कशन हुई है। और रैम आप कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, कंटेंट रैम का चेंज होता रहता है। हमें पता है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, डेटा इन प्रोग्राम, वो हमारे पास रैम में होते हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। और जो एग्जीक्यूशन जिसकी फिनिश हो जाएगी वो रैम को फ्री कर देगा और कोई नया प्रोग्राम, कोई नया डेटा लोड हो जाएगा। जबकि रोम में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन बार बार चेंज नहीं होती, जो उसमें इंस्ट्रक्शन फिक्स कर दी गई हैं, डाल दी गई हैं, वही होंगी। रैम वोलेटाइल है, जबकि हमारे पास रोम इज नॉन वोलेटाइल। और इंस्ट्रक्शंस हमारे पास
जो रैम में है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, जबकि जो इंस्ट्रक्शन रोम में है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे इंस्ट्रक्शन रैम में राइट की जाती हैं। ठीक है, जो भी चीज एग्जीक्यूट होनी है वो राइट की जाएगी रैम में, लेकिन रोम में जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो उसके साथ साथ ही रोम में इंस्ट्रक्शंस डाल दी जाएंगी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये था हमारे पास रैम एंड रोम का डिफरेंस। पी रोम और ईपी रोम का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि इसके कंटेंट्स हमारे पास रीड राइटेबल नहीं होते और प्रोग्रामेबल है ये, जबकि इसके कंटेंट्स हमारे पास रीड राइटेबल होते हैं और एक परमानेंट है आप कह लें, और दूसरे के कंटेंट्स को आप अरेज कर सकते हैं, और एक में इंस्ट्रक्शंस अरेज नहीं हो सकती, दूसरे में हो सकती हैं, और लेस यूजेबिलिटी होती है। मीन एक बार अगर कोई एरर आ गया तो अनयूजेबल हो जाएगी पी रोम, और अगर ईपी रोम है तो कोई एरर आ गया तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये था हमारे पास डिफरेंस रैम रोम का और ई रोम का और पी रोम का और ईपी रोम का। तो लास्ट हमारे पास है टॉपिक इससे रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, ये है हमारे पास कैश मेमोरी। एक हमने देखी रैम, वो भी मेमोरी की टाइप है, रोम देखी वो भी मेमोरी की टाइप है, और एक और मेमोरी की टाइप है लास्ट हमारे पास, वो है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी हमारे पास क्या है, अ कैशे, बेसिकली आप अगर इसे देखें तो ई भी है इसमें, कैशे, इसको प्रोनाउंस हम करते हैं, प्रोनाउंस्ड एज कैश, इज अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी। ये एक छोटी सी मेमोरी होती है लेकिन ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है। इट इज डिजाइन टू स्पीड अप ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। डेटा और इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को, ट्रांसफर के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए और ज्यादा तेज करने के लिए हमारे पास क्या डिजाइन की जाती है, कैश बनाई गई है। इट इज फास्टर देन रैम। हमने कहा था कि एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या है, रैम हमने पढ़ा था कि वो है, लेकिन रैम से भी फास्टर मेमोरी कैश मेमोरी है, और ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस के ट्रांसफर के प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू आर स्टोर्ड इन कैश मेमोरी। कह रहे हैं कि जो रिसेंटली यूज हुई होंगी इंस्ट्रक्शंस या डेटा, या फिर जो फ्रीक्वेंटली मीन बार बार जो यूज हो रहा होगा, उनको कैश मेमोरी में से सीपीयू सर्च करेगा। आप ये कह लें कि आपके पास इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि वो चीजें जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम बिल्कुल फ्रंट पे रखते हैं, फ्रंट एंड में रखते हैं। जो चीजें उससे थोड़ी कम हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो कहीं हमारे ड्रॉर्स में, कबर्ड्स में या इधर उधर कहीं पड़ी हुई होती हैं। तो सीपीयू का भी यही सिस्टम है कि पहले क्या बनाया गया, रैम बनाई गई कि कुछ चीजों को सामने रखा जाए, एग्जीक्यूशन को फास्ट किया जाए, और इसके बाद कैश उससे भी ज्यादा फास्ट है कि बिल्कुल अपने क्लोज रख लिया जाए, कैश मेमोरी में रख लिया जाए उनको, ताकि अगर उन्हें यूज करना है, रीयूज करना है, या उनको बार बार यूज किया जा रहा है, तो बजाय इसके कि उनको रैम में सर्च किया जाए, उनको कैश मेमोरी में सर्च कर लिया जाए। The data and instructions are retrieved from RAM when CPU uses them for the first time। कह रहे हैं कि जब कोई भी डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने यूज करनी है तो पहली बार वो उसे कहाँ से सर्च करेगा, रैम से। अ कॉपी ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन कैश, और उनकी एक कॉपी फिर किस में स्टोर हो जाएगी, कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। द नेक्स्ट टाइम सीपीयू नीड्स दैट डेटा और इंस्ट्रक्शन, इट फर्स्ट लुक इन द कैश। तो नेक्स्ट टाइम अगर उससे चाहिए सीपीयू को अगेन वो डेटा या वो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस, तो सीपीयू इससे पहले कि रैम में जाए, क्योंकि रैम का साइज थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू कैश। कैश मेमोरी जो है वो स्मॉल भी है और फास्ट भी है, तो बजाय इसके कि रैम में देखा जाए, सीपीयू क्या करेगा, पहले कैश में देखेगा ताकि और ज्यादा वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। और इफ द रिक्वायर्ड डेटा इज फाउंड देयर, अगर तो सीपीयू को वो डेटा मिल जाता है कैश में तो वेल एंड गुड, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, उसे पूरी रैम को सर्च नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर उसे नहीं मिलता तो फिर वो जाएगा रैम की तरफ। इट इज रिट्रीव फ्रॉम कैश मेमोरी इंस्टेड ऑफ मैन मेमोरी एंड इट स्पीड्स अप द वर्किंग ऑफ सीपीयू। इससे क्या होगा कि सीपीयू की
की परफॉर्मेंस, सीपीयू की वर्किंग और ज्यादा तेज होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि आपके घर में एक स्टोर रूम है, वो परमानेंट है, आपकी जो भी चीज है आप उसमें रखते हैं, तो वो आपकी हो जाती है जी परमानेंट स्टोरेज, जो आपकी आ जाती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क जिसे आप कहते हैं। ठीक है, अब आपने जो चीजें थोड़ी ज्यादा यूज करनी थी आप उसको अपने रूम में ले आए या आप उसको अपने कॉमन रूम में ले आए कि ये चीज बार बार यूज होती है, बजाय इसके कि बार बार हम इसे स्टोर रूम से निकाल के लाएं, ये सामने रहे ताकि जब हमें जरूरत हो हम इसको यूज कर लें। या आप उस चीज को निकाल के अपनी कबर्ड में ले आए, अपने ड्रॉर्स में ले आए, आपने वहां रख दी, तो वो हो गई कबर्ड या ड्रॉर्स आपके क्या हो गए, आपके वो हो गए जी रैम। स्टोर रूम से निकली, सीपीयू हमारे पास हार्ड ड्राइव से निकली आपकी, वो आपके साइड टेबल्स के ड्रॉर्स में आ गई, आपके कबर्ड्स में आ गई, समझे, रैम में आ गई। अब इससे भी ज्यादा अगर आप फास्ट अप्रोच चाहते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब कि आप खुद अगर लेजी होना चाहते हैं, तो आप क्या करें, उसको वहां से भी निकाल के, कबर्ड से भी निकाल के बिल्कुल अपने रूम में सामने रख दें कि आपको और कम एफर्ट करनी पड़े। तो यही एफिशिएंसी फिर क्या हो जाएगी, आपका काम जल्दी हो जाएगा। इसी तरह अगर सिस्टम भी यही करता है, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए सिस्टम में भी ये कंपोनेंट्स एम्बेड किए गए हैं कि जो चीजें कम यूज होंगी उनको हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी स्टोरेज में रखा जाएगा, जो उससे ज्यादा यूज होंगी या एग्जीक्यूशन जिनकी हो रही होगी डेटा इंस्ट्रक्शन को की, उनको रैम में रखा जाएगा, और जो अगेन एंड अगेन यूज होंगे डेटा या इंस्ट्रक्शंस, उनको फिर किस में सर्च कर लिया जाएगा या किस में रखा जाएगा, हमारे पास कैश मेमोरी में रखा जाएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये था एक कंपैरिजन, एक ओवरव्यू रैम का हमारे पास और कैश मेमोरी का। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।